आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं अलाइसिंग से। अब अलाइसिंग साउंड्स कंफ्यूजिंग, राइट? मुझे भी थोड़ा सा लगा था, बट डोंट वरी, मैं अच्छे से समझाती हूँ। तो देखो, अलाइसिंग का मतलब होता है नेमिंग। अब फिर से तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि नेमिंग ये क्या बोल रही है। तो देखो, इट्स जस्ट लाइक व्हेन एक बच्ची हमारे घर पैदा होती है, राइट? तो उस टाइम क्या होता है, एक बच्ची पैदा हुई है, तो जब तक उसका कुछ नाम नहीं डला, आज के आज पैदा हुई, आज के आज नाम तो नहीं डाल देते ना। तो जब तक उस बच्ची का नाम नहीं डला है, शी इज जस्ट अ बेबी, शी इज अ चाइल्ड, राइट? इस तरीके से होता है, राइट? उसके बाद लेट से उसके पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि फाइन, आज के बाद हमारी बच्ची को पूरी दुनिया तानिया बोल के बुलाएगी। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इट कैन बी एनीथिंग। सो हर पेरेंट्स डिसाइड दैट देयर डॉटर विल बी कॉल्ड एज तानिया, राइट? तो इसके लिए वो क्या करेंगे, दे विल नेम हर तानिया, राइट? सो दैट दैट बेबी विल बी कॉल्ड एज तानिया, राइट? तो ये चीज समझ में आ गया। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? तो इस चीज को लिखने का नॉर्मल सा तरीका है, जैसे हम मान लो कि बोल रहे हैं ई नेम देने के लिए, ई नेम, और हमें सैलरी चाहिए। मान लेते हैं कि हमें ई नेम और सैलरी चाहिए फ्रॉम ईएमपी टेबल। तो हम सिंपली ऐसे किया करते थे ना। तो जब अगर हम इस तरीके से करते हैं और इसको रन करेंगे, तो क्या हुआ, हमने अभी कोई अलाइसिंग यूज नहीं की है। तो यहाँ देखो, आप ई नेम आ रहा है, इधर सैल आ रही है, और जो भी नेम्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सैलरी है वो उसके सामने आ रही है, राइट? अब जो टेबल का मान लो पापा है या जो भी है, उसका मन है कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चे इन द सेंस एट्रीब्यूट्स, लाइक ई नेम हो गया, सैलरी हो गई, उसके बाद जॉब था, या जो भी बहुत सारी चीजें हैं ना। तो सारी की सारी चीजों को हम मान ले रहे हैं कि वो इस टेबल का बच्चा है। अब टेबल सोच रहा है कि मेरा बच्चा जो ई नेम है, उसको अभी से ई नेम कोई नहीं बोलेगा। क्यों? बिकॉज ई नेम जो है वो कूल साउंड नहीं करता है, ठीक है? तो ठीक है, अब कूल साउंड नहीं करता है तो ठीक है। अब वो क्या करेगा, कूल साउंड कराने के लिए उसका नाम डाल दिया ई। जस्ट लाइक बोलते हैं ना पूजा को पू, तो सेम थिंग। ओके, सो या मूवी का नाम मैं भूल गई, K3G, राइट? तो K3G में पूजा को जैसे पू बोलते हैं, जस्ट बिकॉज इट साउंड्स क्यूल। तो सिमिलरली ई नेम साउंड्स क्यूल व्हेन वी यूज ई। ओके, तो इसलिए डाल दिया। सिमिलरली उसने सोचा कि सैल को हम अब एस बुलाएंगे। सेम सेम रीजन, ओके। और अब अगर हम इसे रन कर रहे हैं, तो देखो क्या आ रहा है। जब हमने इसे रन किया, सब कुछ सेम आ रहा है, वैल्यूज सेम है। लेकिन देखो, ई नेम की जगह आ गया ई, और सैलरी की जगह आ गया एस। ये हम करते हैं अपने काम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। पहली चीज, जहाँ ई नेम लिख रहे थे वहां अब ई लिखेंगे, जहाँ सैल लिख रहे थे वहां एस लिखेंगे। बट दिस इज नॉट द मेन रीजन। मेन रीजन इज ई नेम। अब ई नेम जो है ना, वो उतना मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ई नेम क्या है। या हम जान रहे हैं कि एम्प्लॉय टेबल है, तो हम वहां से गेस कर ले रहे हैं कि ई नेम इज नथिंग बट एम्प्लॉय का नेम, राइट? अब अगर हम ऐसे लिखें कि एम्प्लॉय नेम, ठीक है? तो देखो, अगर हम ऐसा कुछ यूज कर ले रहे हैं एम्प्लॉय नेम, तो ये बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हो ना कि एकदम से क्लियर हो रहा है कि ई नेम क्या है, कुछ नहीं है, वो एम्प्लॉय का नेम है, राइट? तो इस तरीके से समझ आ रहा है कि किंग हो गया, ब्लेक, क्लार्क, जो भी है, सारे के सारे एम्प्लॉइज का नेम है। सिमिलरली सैल, अब सैल से थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, तो उसको हम, मैंने एस यूज किया था, बस एस ही। तो एस भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एनीथिंग। अगर मैं इसको सैलरी कर दूं, तो यहाँ से क्या हुआ कि चीजें ज्यादा क्लियर हो गई। तो मेन रीजन इज कि चीजों को क्लियर कराने के लिए हम एलाइसिंग का यूज करते हैं। अब तुम्हारे मन में ये चीज आ सकता है कि आपने ई नेम के बाद एस डाला है, राइट? और सैल के बाद आपने सैलरी के, सॉरी, सैल के बाद आपने सीधा सैलरी डाल दिया, एज नहीं डाला। तो लग सकता है कि उसके बाद भी रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है, राइट? तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं गलती से छोड़ी हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं गलती से नहीं छोड़ी हूँ। अगर गलती हुई होती ना, तो ये वीडियो मैं पोस्ट ही नहीं करती, ठीक है? अपलोड नहीं करती। तो गलती ये नहीं है, ये बहुत सही है। मतलब ये है कि एज जो है ये ऑप्शनल है। अगर तुम्हारा मन कर रहा है तुम एज डालो, नहीं मन कर रहा है तुम एज मत डालो। इट्स योर चॉइस। एंड इट्स नॉट लाइक कि पहले वाले में एज डालना है, दूसरे वाले में नहीं डालना है। अगर तुम्हारा मन नहीं है, तुम दोनों में से किसी में एज नहीं डालो, किसी को कोई इशू नहीं है, तुम्हारा जो रिजल्ट होने वाला है वो सेम आएगा, ठीक है? अब अगर तुम्हारा मन है कि नहीं, मुझे दोनों में एज डालना है, ठीक है, बिकॉज लगता है ना कि सैलरी, सैल विल बी कॉल्ड एज सैलरी, तो इसलिए मैं दोनों में डालूं, तो भी तुम्हारी मर्जी। एक में डालू, एक में नहीं डालू, एवरीथिंग इज योर चॉइस। तो दिस इज ऑल अबाउट अलाइसिंग। आई होप आपको अलाइसिंग समझ आ गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है कंकैटिनेशन। तो गाइस, अलाइसिंग के बाद हो गया कंकैटिनेशन। अब देखो, कंकैटिनेशन बहुत लोग पहले से जानते होंगे। ऑब्वियसली एसक्यूएल अगर हमें अभी नहीं आता है तो हम एसक्यूएल में नहीं जानते हैं, लेकिन एसक्यूएल में कंकैटिनेशन है ऐसा नहीं है। कंकैटिनेशन आपका पाइथन में भी था, आपका जावा में भी, हर जगह, राइट? कंकैटिनेशन मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देना, ठीक है? दो स्ट्रिंग्स को जस्ट ऐसे बोलते हैं ना, ज्वाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड कंकैटिनेशन।
तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अभी जो मैं बता रही हूँ ये ओनली मेथड है, दूसरा मेथड भी है जो कि हम आगे सीखेंगे, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। अभी मैं सिर्फ एक मेथड सिखा रही हूँ कंकैटिनेट करने का, सॉरी। तो इसलिए मैं एक मेथड सिखा रही हूँ ताकि मैं बाद में दूसरा वाला सिखा पाऊँ और तुम दोनों सीख पाओ, राइट? तो इसको भी अच्छे से सीखना है, आराम से स्टेप बाय सीखते जाते। तो कैसे करना है? तो देखो, मान लो कि हमने ऐसे सिलेक्ट ई-नेम फ्रॉम एम्प लिखते हैं तो सीधा-सीधा ई-नेम आ जाता है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे ना लिखूं, मैं आराम से लिखूं कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम इज, ओके। क्यों? क्योंकि बस मेरा मन कर रहा है, ठीक है? तो एम्प्लॉय नेम इज, और उसके बाद जो भी नाम है, सारे एम्प्लॉय का अपना अपना नाम होगा, राइट? तो जो भी उसका नाम है वो, तो इस तरीके से अगर मैं कर दे रही हूँ, और उसके बाद कहाँ से लेना है, तो ऑब्वियसली हमें ईएमपी टेबल से लेना है। और उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो किस तरह से आएगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है, ये देखो एम्प्लॉय नेम इज किंग, ओके फाइन। यहाँ पे अब स्पेस नहीं है तो इज किंग जो है वो मिल गया है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल देंगे, ठीक है? और उसके बाद अगर मैं रन करा के देखती हूँ तो देखो सही हो गया ना, एम्प्लॉय नेम इज किंग, उसके बाद तुम्हारा हो गया एम्प्लॉय नेम इज ब्लेक, जो भी उसका नाम था, एम्प्लॉय नेम इज क्लार्क। सेम ऑर्डर में है सब कुछ, बस किंग से पहले एम्प्लॉय नेम इज जुड़ गया। लेकिन अब यहाँ तुम देखो, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नेम इज और उसके बाद ये, मतलब ई-नेम। ये क्या हुआ है कि ये इसको हम एक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं एज कॉलम नेम, क्योंकि इस तरह का कोई कॉलम पहले से हमारे टेबल में नहीं था जिसमें एम्प्लॉय नेम इज दिस दैट लिखा हो। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि जैसे किंग पूरा अपर अपर केस में था तो सेम होना जरूरी है क्या? तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेट्स से मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है? जस्ट टू शो यू, अगर मैं ऐसे लिख दे रही हूँ तो तुम जैसे भी लिखो, तो देखो नेम जो है वो सब में आ गया स्मॉल में, ठीक है, लोअर केस में। तो तुम कैसे भी लिख सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है, ठीक है? लेकिन हाँ, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, जो मेन चीज है कि यहाँ पे क्या, एम्प्लॉय नेम इज और उसके बाद ई नेम। तो ये चीज हमारे टेबल में ऐसा कुछ कॉलम नहीं था, राइट? जो चीज अभी हम प्रिंट करा रहे हैं, ऐसा कुछ कॉलम हमारे टेबल में ऑलरेडी था नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको रीनेम कर सकते हैं। अगर तुम्हारा मन है ऐसे ही छोड़ने का तो तुम ऐसे ही छोड़ सकते हो, ये तुम्हारे कॉलम का नाम हो जाएगा। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, राइट, तो तुम क्या कर सकते हो, इन्फो, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। हमने यहाँ भी अलाइसिंग का यूज किया है, एज इन्फो कर दिया। और उसके बाद अगर हम इसको रन करेंगे तो देखो किस तरह से आया, इन्फो करके आ गया, मतलब तुम्हारे कॉलम का नाम अब इन्फो हो गया। और उसके बाद जो भी चीजें थी जो हम प्रिंट कराना यहाँ पे चाह रहे थे वो चीज हो गया प्रिंट। तो दिस इज ऑल अबाउट कंकैटिनेशन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है। आज का जो हमारा लास्ट वाला फंक्शन है दैट इज ऑर्डर बाय, ठीक है? तो हमने कंकैटिनेशन सीख लिया, हमने अलाइसिंग सीख ली, अब हम ऑर्डर बाय सीखेंगे। ऑर्डर बाय नाम से ही सबको समझ आ रहा होगा कि हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारे डेटा को कर रहे हैं अरेंज, लाइक अरेंजमेंट की बात यहाँ पे आएगी, राइट? वहां से भी समझ आ गया होगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऐसा कुछ ऑर्डर आने वाला है, राइट? लेकिन करना कैसे है भाई, ये तो किसी को समझ नहीं आ रहा है, राइट? तो अब हम देखते हैं। तो मान लो मैं बोल रही हूँ मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए, ओके? और एक और चीज मैं फिर से रिपीट ही कर देती हूँ, तो ठीक है, मैं ना मिक्स्ड केस में लिख दे रही हूँ। तो देखो सिलेक्ट मैंने ऐसे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने कैपिटल स्मॉल सब मिलाकर कैसे खिचड़ी बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे भी लिख सकते हो, बिकॉज एसक्यूएल इज केस इनसेंसिटिव। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है। अनलेस एंड until इट्स अ वैल्यू, इट्स अ डेटा, एसक्यूएल इज केस इनसेंसिटिव। अब ब्लैक वगैरह में लिखूं, जो भी हमारा नाम है, या मैनेजर लिखूं, सेल्समैन लिखूं, वट एवर इज द डेटा, वहां पे जो भी तुम्हारा केस है दैट शुड रिमेन इंटैक्ट। जो भी तुम्हारा है वहां पे केस होना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओके? तो मैं बोल रही हूँ मुझे सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे दो, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ओके? तो ये तो हो गया, सारा डेटा वो मुझे दे देगा। अब कौन से बेसिस पे, राइट? तो हम ऑर्डर में चाहिए, हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए, किस पर्टिकुलर ऑर्डर में वो मैं बाद में बताऊंगी। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे ई नेम के बेसिस पे चाहिए, ठीक है? तो ई नेम के बेसिस पे मतलब, तो ई नेम जो है हमारा वो स्ट्रिंग होगा, ऑब्वियसली हम सबका नाम एक स्ट्रिंग होता है। तो इसको कौन से ऑर्डर में वो सॉर्ट कर सकता है, उसको तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी बोलो, उस ऑर्डर में सॉर्ट नहीं कर सकता, राइट? तो इसको करेगा वो तुम्हारे डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट। अब बोलोगे यहाँ आपने असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी मेंशन नहीं किया, क्यों? नॉट बिकॉज ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के केस में भी आपको मेंशन करना है, बट इसलिए क्योंकि जब हम कुछ मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट इट टेक इज एज असेंडिंग ऑर्डर। हमने कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब हमने असेंडिंग मेंशन किया है, बाय डिफॉल्ट वो ऐसा मान लेता है, ठीक है? तो अब जब हम इसे रन कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले क्या आया, तुम्हारा एडम्स आया, उसके बाद आ गया तुम्हारा एलन, देन ब्लेक, देन क्लार्क।
जो भी आता गया उस तरीके से तुम देखो लास्ट में जाकर के तुम्हारा आ गया वर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ तुम समझ गए। अब तुम्हें लग रहा है कि एडम्स भी जो है हमारा वो ए से स्टार्ट हो रहा है और एलन भी। फिर तो जब दोनों हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है तो हम सेकंड लेटर पे फोकस करेंगे, लाइक वन बाय वन हम जाएँगे। ठीक है, सेकंड लेटर जो एडम्स का डी है और एलन का एल है, तो ऑब्वियसली सेकंड लेटर इसका छोटा है, राइट? पहले आता है डिक्शनरी में, ठीक है। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाली चीज़ तो समझ आ गया, लेकिन अब मुझे ऐसे नहीं, मुझे उल्टा डिक्शनरी चाहिए, ठीक है? मतलब सबसे पहले वर्ड आना चाहिए और सबसे बाद में एडम्स आना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली बता देना होगा कि मुझे डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो सॉरी, जब तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो तुम्हें एक्सप्लिसिटली बताना होता है, लेकिन जब तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप एसक्यूएल को समझ आ जाता है। एनीवे जब हमने किया तो देखो सबसे पहले आ गया वर्ड, देन आ गया टर्नर, देन स्मिथ, देन स्कॉट, यू नो द रीजन, सेकंड लेटर इसका बड़ा है। ओके, देन मिलर, मार्टिन, इस तरीके से आ रहा है। तो बाकी चीजें तो हमें याद नहीं, कौन क्या क्या था, सबका नाम भी नहीं याद है। एनीवे इधर जाके देखो लास्ट में आ गया तुम्हारा एडम्स। तो जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, राइट? अब मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, ये चीज तो सही है, अब मुझे सैलरी के बेसिस पे चाहिए, क्योंकि हमें अभी ये लग रहा होगा ना कि मतलब हमारा ऑर्डर बाय जो है वो क्या सिर्फ डिक्शनरी ऑर्डर में ही करता है? तो नहीं, डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं करता है। जब हमारे पास स्ट्रिंग होता है तो डिक्शनरी ऑर्डर में करता है, लेकिन जब हमारे पास नंबर होता है तो ऑब्वियसली वो ऐसे नहीं करेगा, वो हमारा कंपेयर करके जो बड़ा छोटा है वैसे ही करेगा। तो सैलरी मान लेते हैं, क्योंकि सैलरी जो है वो नंबर है। ओके, तो हम सैलरी पे बोल रहे हैं कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब हमें ऐसे ऑर्डर में डेटा चाहिए जो जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है वो सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, तो जब रन कर रहे हैं तो देखो किंग की सैलरी सबसे ज्यादा है, तो किंग आ गया, उसके बाद आपका स्कॉट आ रहा है, फिर फॉर्ड आ रहा है, फिर जोन्स आ रहा है। मतलब जिसकी सैलरी जितनी ज्यादा है वो उतना पहले आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हमने डिसेंडिंग मेंशन किया हुआ है, अब अगर मैं नहीं मेंशन करती हूँ तो ऑब्वियसली उल्टा ऑर्डर में आएगा। तो एक बार पहले हम चेक कर लेते हैं इसी ऑर्डर में, फिर रन करेंगे। तो लास्ट में आ रहा है स्मिथ, जिसकी सैलरी बहुत कम है, 800 रुपए। ठीक है, मुझे पता है ये रुपए में नहीं होना चाहिए, इतनी कम सैलरी किसकी होती है, यूएसडी में होगा। एनीवे तो $800 है इसका, और किंग की जो सैलरी है दैट इज $5000। ओके, तो अगर अब हम कर रहे हैं रन तो देखो क्या हो रहा है। तो अगर हम रन किए तो देखो स्मिथ की सैलरी सबसे छोटी है तो वो सबसे पहले आ रही है, राइट? तो यहाँ पे आ गई तुम्हारी सैलरी इज 800, उसके बाद जाकर के नीचे आती जा रही है जिस भी ऑर्डर में चाहिए, राइट? तो ये केस एक हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला। अब मुझे मान लो ऐसे चाहिए कि सैलरी जो है वो सबसे छोटी होनी चाहिए, एंड उसके बाद ये चीज़ भी आप बहुत बारी देखोगे, तो मैं ये चीज़ क्यों होता है ये समझाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल भी ले रही हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने क्या करा कि सैलरी के पास मैंने डिसेंडिंग लगा दिया और उसके बाद कर दिया मैंने ई नेम। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सैलरी के बाद पहले भी ऑर्डर बाई है और इधर भी, मतलब ऑर्डर बाई के बाद आपका दो एट्रीब्यूट आ रहा है, एक आ रहा है सैलरी और दूसरा है ई नेम। तो किसके बेसिस पे होगा? तो ऑर्डर बाई के जो जितने नजदीक है उसके बेसिस पे होगा। मतलब ये कि पहले सैलरी के बेसिस पे ये कर लेगा सॉर्ट, और उसके बाद मान लेते हैं कि दो बंदों की सेम सैलरी है। ओके, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्टिन की भी सैलरी 1250 है, 1250, एंड वॉर्ड की भी जो सैलरी है दैट इज 1250। ठीक है, तो अब इस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ओके, मैं यहाँ पे डिसेंडिंग डाल रही हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, बिकॉज ऑफ अ रीजन जो मैं अभी बताऊंगी, और यहाँ पे मैं हटा दे रही हूँ डिसेंडिंग। ओके, ताकि तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आए। तो देखो जब हम रन कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि सैलरी सबसे छोटी वाली सबसे पहले होनी चाहिए, राइट? यहाँ पे हमने कुछ नहीं डाला है तो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, लेकिन ई नेम शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो स्मिथ की सैलरी सबसे कम है तो उस तरीके से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मेन थ्रिल है जिसकी वजह से मैंने ये काम किया है। तो देखो इसकी भी सैलरी 1250 है और इसकी भी सैलरी 1250 है, तो सैलरी वाइज तो दोनों इक्वल है, तो डिसेंडिंग करे असेंडिंग करे क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड थिंग इज ई नेम। तो ई नेम हमने बोला है डिसेंडिंग में, तो जिस केस में सैलरी दोनों की इक्वल है, पहली प्रायोरिटी जो होगी वो हम सैलरी को दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जहाँ पे सैलरी दोनों दोनों बंदों की इक्वल हो गई, मार्टिन और वॉर्ड दोनों की सैलरी 1250 है, उस केस में क्या करेंगे, ई नेम जो जिसका डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या है कि जो पहले बड़ा वाला होगा, राइट? तो जिसके नाम जो है वो डिक्शनरी ऑर्डर में जिसका नाम बड़ा है वो पहले डालेंगे, जिसका छोटा है वो बाद में डालेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और भी एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, लाइक हम कमीशन डाल दे, लेट्स से कि अगर दोनों का नाम भी सेम होता, वैसा डेटा हमारे पास नहीं है, तो नाम भी अगर सेम होता और यहाँ पे मैंने जैसे कमीशन के बाद मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं डाला है, तो ऑब्वियसली यू नो कि ये असेंडिंग मिलेगा। तो जहाँ पे मान लेते हैं कि सैलरी भी सेम होगी, ई नेम भी सेम होगा,
तो वहाँ पे सॉर्ट करने में कमीशन आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहली प्रायोरिटी इस केस में हम सैलरी को देंगे, फिर ई-नेम को देंगे, फिर कमीशन को देंगे। मतलब ये कि ऑर्डर बाई के जो जितना नज़दीक उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो वो चीज़ समझ गए? एक बार ऐसे रन कर ले रहे क्योंकि हमारे पास ई-नेम सेम वाला डेटा है नहीं। एनीवे तुम्हारे टेबल में ऐसा हो सकता है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज कभी नहीं होना है। ये चीज़ समझ में आ गया सबको?